हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, बोथ पोटेशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म इंटरकैलेशन कंपाउंड्स विद ग्रेफाइट। द ग्रेफाइट लेयर्स आर, और हमें चार ऑप्शंस हैं कि रिड्यूस्ड इन बोथ केसेस, ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस और ऑक्सीडाइज्ड इन केस ऑफ पोटेशियम, रिड्यूस्ड इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और रिड्यूस्ड इन केस ऑफ पोटेशियम एंड ऑक्सीडाइज्ड इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चार ऑप्शंस हैं, हम बताने किस केस में ऑक्सीडेशन होती है ग्रेफाइट लेयर्स की और किस केस में रिडक्शन होती है। राइट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है इंटरकैलेशन कंपाउंड्स पे। इंटरकैलेशन कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स। होस्ट गेस्ट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ना एक होस्ट लैटिस होगा जिसकी लेयर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगी। जैसे ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर है वैसे होस्ट की लेयर स्ट्रक्चर होगी। राइट, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में वेंडरवॉल गैप होगा। वेंडरवॉल गैप होगा। और गेस्ट मींस कोई भी एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी एटम और मॉलिक्यूलर स्पीशीज वो क्या करेंगे, वो इंसर्ट हो जाएंगे इस गैप के बीच में। राइट, तो वो होंगी गेस्ट। होस्ट हमारे पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट हमारे पास होस्ट है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है इस केस में पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास गेस्ट है। दीज आर गेस्ट। ग्रेफाइट हमारे पास जो कि कार्बन का एक एलोड्रॉप है, ये हमारे पास है होस्ट। तो इंटरगैलेशन कंपाउंड्स के हुए जो ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप रखते हैं वो इंटरगैलेशन कंपाउंड्स हुए। राइट, तो अब होता क्या है, अब ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर है, जैसे ही हमारे पास गेस्ट आएगा तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन मींस या तो गेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा या गेस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेगा ग्रेफाइट से। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो गैप होता है ना ये एक्सपैंड हो जाता है। इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से गैप जो है, यहाँ से एनर्जी मिलती है, गैप एक्सपैंड हो जाता है और गैप जैसे एक्सपैंड होता है जो स्पीशीज है एटम और मॉलिक्यूल जिसको भी इंसर्ट होना है वो इंसर्ट हो जाता है और क्या बनाते हैं, इंटरकैलेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुई कि इंटरकैलेशन कंपाउंड्स होते क्या है। मोस्टली वो कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिकली ग्रेफाइट। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है अगर पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सबसे पहले हम पोटेशियम की बात करते हैं। मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन्स देना। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो K प्लस है वो इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास हुआ क्या, पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ग्रेफाइट ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। तो क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ग्रेफाइट की हो रही है यहाँ पे इस केस में रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो पहले केस में हमें बताना कि ग्रेफाइट लेयर्स आर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। सो इन केस ऑफ पोटेशियम ग्रेफाइट लेयर गेट्स रिड्यूस्ड। राइट, तो ये हमारे पास होता है। और जो रिजल्टिंग स्पीशीज है वो हमारे पास बनती है KC24। के जो है वो होता है पॉजिटिव, C24 जो होता है हमारे पास नेगेटिव है। बेसिकली ग्रेफाइट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये इंटरगैलेशन कंपाउंड होता है KC24। राइट, अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस केस में क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एसिड है इसका काम है H प्लस देना और HSO4 नेगेटिव। राइट, ये क्योंकि H प्लस देता है तो ग्रेफाइट क्या करेगा, ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गैप के बीच में मूव कर सकता है। तो ग्रेफाइट क्या करेगा, ग्रेफाइट इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशीज बनेंगी वो होंगी ग्रेफाइट पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। राइट, तो ये हमारे पास जो है रिजल्टिंग इंटरकैलेशन कंपाउंड बनेगा। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C24 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रेफाइट ने H प्लस लिया है। क्योंकि ग्रेफाइट ने H प्लस लिया है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। राइट, तो इस केस में ग्रेफाइट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पे ग्रेफाइट की हो रही है ऑक्सीडेशन। और हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कुछ और भी यूज कर सकते, कोई और एसिड भी यूज कर सकते हैं। हम HNO3 यूज कर सकते हैं, हम HCrO4 क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो हम H2CrO4 दिस इज क्रोमिक एसिड, तो हम क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज कि जो एसिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको, ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और हमारे पास इस तरह से इंटरकैलेशन कंपाउंड बनता है जिसे हम होस्ट गेस्ट कंपाउंड बोलते हैं। सो द पॉइंट इज कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमारे पास जो ग्रेफाइटिक लेयर्स थे और ग्रेफाइट था उसकी होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्रेफाइट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और हमारे पास रिजल्टिंग क्या बना है, C24 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। ऐसा इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाया।
राइट। तो और इन केस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के केस में जो ग्रेफाइट है उसकी हुई थी रिडक्शन। द रीजन मीइंग इज कि पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ग्रेफाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, सो हमारे पास मिला था K+C24-। तो इस तरह से हमारे पास ये दो केसेस थे। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? रिड्यूस इन बोथ केसेस नो, ऑक्सीडाइज नो, ऑक्सीडाइज इन केस ऑफ पोटेशियम अगेन नो बिकॉज रिड्यूस इन केस ऑफ पोटेशियम, एंड ऑक्सीडाइज इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सिर्फ ग्रेफाइट को जो है वो कंसिडरेशन में रखना है कि ग्रेफाइट की क्या हो रही है, ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। सो इस तरह से क्वेश्चन था एंड मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question again from same CSI and question paper. The relative rates of water exchange for the hydrated complexes of nickel 2+, vanadium 2+, and chromium 3+ ions follows the trend. ये चार options given है। Question based है rates of water exchange पे। तो again हम सबसे पहले concept की बात करेंगे, उसके बाद इस question पे वापस आएंगे। अगर हम बात करें rate of water exchange की, rate of water exchange की, तो हो क्या रहा है? हमारे पास हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब है, जनरल केस ले रही हूँ, इस तरह से हमारे पास कोई हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, राइट। ऑक्टाहेड्रल है, मेटल कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंगली हो सकती है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है नॉर्मली 16 होते हैं, 16 ऑक्सीजन 16 आइसोटोप है। इसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं किससे? H2O18 से। दिस इज वाटर एक्सचेंज। होगा क्या यहाँ पे? एक वाटर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा इस 18 ऑक्सीजन वाले आइसोटोप के साथ, तो हमें मिलेगा MH2O16 5 H2O18 N+। नाउ दिस इज नोन एज वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। हुआ क्या है कि हमारे पास जो मेटल थी, मेटल ने जो है वो 16 ऑक्सीजन, एक 16 ऑक्सीजन वाला जो वाटर था उसको रिप्लेस कर दिया 18 ऑक्सीजन से। दिस इज वाटर एक्सचेंज। अब हमें बताना है कि इनमें से किसकी वाटर एक्सचेंज का रेट ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मेटल की बात करूं, हो क्या रहा है? मेटल का इस तरह से ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, OH2 OH2, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है N+, क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ पे एक जो है ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और यहाँ पे दूसरा बॉन्ड आके लग जाएगा उस वाटर का जिसमें 18 ऑक्सीजन है। तो अब ये बॉन्ड किस में इजी, जिसमें भी ये बॉन्ड जो है वो वीक होगा, जिस केस में बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, राइट, वो जो है उसमें रेट जो है वो लीगेंड एक्सचेंज का ज्यादा होगा। उस केस में रेट ज्यादा होगा जिसमें इजीली ब्रेक होगा। किस केस में इजीली ब्रेक होगा? जिसमें मेटल का साइज ज्यादा होगा। अगर मेटल का साइज बड़ा है, मेटल बड़ा है, ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और ये वीक होने की वजह से जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, मेटल पे अगर चार्ज कम है, अगर मेटल पे चार्ज कम है तो मेटल की जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जो ये वाटर एक्सपीरियंस करेगा, लिगेंड एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज कम होगा तो भी बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं। और तीसरा फैक्टर है हमारे पास ये काइनेटिक टर्म्स में, अगर ये जो मेटल है वो लेबाइल होगा, अगर ये लेबाइल होगा तो ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो मेटल आइंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं काइनेटिक टर्म्स में, लेबाइल और इनर्ट। तो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल आइन लेबाइल है, कौन सा मेटल आइन इनर्ट है, इसका मैं एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम 3+ की और कॉपर 2+ की, इस केस में हमारे पास D9 है। और क्रोमियम 3+ की, सॉरी क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ और कॉपर 2+ के केस में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास होती है JTD, ये हमारे पास होता है D5, सॉरी ये हमारे पास होता है क्रोमियम 2+। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम होता है 3D5 4s1। क्रोमियम 2+ की बात करूं तो होगा 3D4 राइट, और ये होता है D9। इन दोनों केसेस में हमारे पास होते हैं जेटीडी, और इस केस में तो कॉपर के केस में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेटीडी होती है। अब जेटीडी की वजह से जो बॉन्ड होता है मेटल का वाटर के साथ बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाता है वीक, और ये जैसे ही बॉन्ड वीक हो जाता है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो उसका रेट बढ़ जाता है वाटर एक्सचेंज का। तो अगर तो हमें देखना है किसी केस में जेटीडी लग रही है तो उसका रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होगा मैक्सिमम और हाईएस्ट, पहला कॉन्सेप्ट, राइट। दूसरी बात अगर हम करें कि और किस टर्म्स में हम देख सकते हैं और किस तरह से हमें पता लग सकता है कॉन्फ़िगरेशन को देख के कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो मेटल आइन है वो लेबाइल है या इनर्ट है, तो वो हम बता सकते हैं देखो इस तरह से। अगर मेरे पास D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 है, D2 है, इन तीनों के केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा लेबाइल। जो जो मेटल आइन होगा, वो जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, या फिर जो मेटल आइन होगा वो लेबाइल होगा।
लिबाइल कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। और अगर मेरे पास कहीं पे भी किसी भी केस में ईजी में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अगर ईजी में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो वो हमारे पास जो होगा लिबाइल होगा, वो कॉम्प्लेक्स लिबाइल होगा जिसमें हमारे पास ईजी में इलेक्ट्रॉन्स है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि ईजी जो होता है वो डायरेक्टली उस डायरेक्शन में होता है जहां से लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। अब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके अप्रोच कर रहा है, ईजी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होने की वजह से कॉम्प्लेक्स लिबाइल होगा। तो देख लेना जिस भी केस में ईजी में इलेक्ट्रॉन्स है वो होगा लिबाइल। और उसके बाद अगर हम बात करें D0, D1, D2, इन सबके केस में T2G में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट स्टिल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लिबाइल होते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। D0, D1, D2 में याद रखना। उसके बाद देख लेना जिसमें भी EG में इलेक्ट्रॉन्स है वो लिबाइल है, और JTD स्पेशल केस है, राइट। और उसके बाद अगर साइज और चार्ज के बेसिस पे देखना है तो देख लेना, साइज बड़ा होगा तो हमारे पास जो होगा लिबाइल होगा, और चार्ज कम होगा तब भी लिबाइल होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहते हैं हमें क्या बताना है, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज बताना है किन कॉम्प्लेक्सेस में, निकल 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 3+। देखो इस पे तो चार्ज बहुत ज्यादा है, क्रोमियम 3+ पे चार्ज ज्यादा है। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्रोमियम हमारे पास होता है 3d5 4s1, और क्रोमियम 3+ की बात करें तो ये हमारे पास होगा 3d3, तो ये हमारे पास होता है d3। वेनेडियम 2+ की बात करें तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2। अगर 2+ की बात करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होती है d3। निकल 2+ की होती है d8। तो निकल 2+ हमारे पास कैसा है, इस तरह से देखो, निकल 2+ हमारे पास है d8, वेनेडियम 2+ है d3, क्रोमियम 3+ जो है वो भी है d3। अब ये दोनों d3 हैं, राइट। D3 का क्या मतलब है कि राइट ये दोनों जो है हमारे पास D3 है, और D3 का मतलब है इस तरह से हमारे पास होगा, यहाँ पे है T2G, यहाँ पे है EG, ये हमारे पास इस तरह से D3 है, T2G में इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा लिबाइल होगा। तो देखो इसमें चार्ज ज्यादा है क्योंकि इन दोनों में टाई है, D3 वाले में टाई है, इसमें चार्ज ज्यादा है, क्रोमियम वाले में चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो मेटल ये जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा Cr3+ और वाटर का जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कम लिबाइल होगा या इनर्ट होगा। तो क्रोमियम 3+ का तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होगा कम, उसके बाद होगा वेनेडियम 2+ क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी कम है। उसके बाद अगर हम निकल की बात करें, निकल 2+ की, तो D8 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन होगी इस तरह से, क्योंकि वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब EG में इलेक्ट्रॉन्स है, EG में इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये होगा लिबाइल, और लिबाइल की वजह से इसका जो हमारे पास रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज है वो ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, निकल 2+ का ज्यादा होगा यानी कि फर्स्ट का ज्यादा होगा, वेनेडियम 2+ का कम होगा, और उसके बाद क्रोमियम 3+ का होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ए, राइट। तो ये हमारे पास रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज है। तो हमें बताना, हमें देखो अगर मैं इन शॉर्ट इसको कंक्लूड करूं, कंक्लूजन हमारे पास ये है कि हमें सबसे पहले चीज देखनी है कॉन्फ़िगरेशन, राइट। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखो D0 D1 D2 ये तो होंगे हमेशा हमेशा लिबाइल। उसके बाद हमें देखना है किस केस में EG में इलेक्ट्रॉन्स है, जिस केस में EG में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे इनर्ट, सॉरी वो होंगे लिबाइल। जिनमें EG में इलेक्ट्रॉन्स है होंगे लिबाइल, क्योंकि EG जो है वो डायरेक्टली उस डायरेक्शन में जहां से लिगेंड आ रहा है। तो अगर EG में इलेक्ट्रॉन्स है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड वीक होगा, लिबाइल होंगे, और अदरवाइज सारे जो है वो होंगे इनर्ट। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर फिर भी किन्हीं दो केसेस में जो है वो टाई होता है, तब आपको क्या देखना है, तब आपको देखना है चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा है तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट, और अगर हमारे पास साइज ज्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा लिबाइल। तो इस तरह से देख लेना, अगर यहाँ पे पहले पहले कोशिश करना कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखने की, अगर टाई होता है तो चार्ज और साइज को बीच में लाना, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए, अगर टाई के केस में चेक करना है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और इस तरह से हमारे पास H+ है। तो देखो दो रिंग्स कनेक्टेड है एक कॉमन कार्बन से, तो एक तरह का स्पाइरो कंपाउंड है ये, और H+ हमें गिवन है। तो होगा क्या, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस पे अटैक करेंगे, और देखो हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह से ये है, यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड OH+। अब ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा,
बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है, सिर्फ यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये 4 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, नेक्स्ट केस में रिंग एक्सपेंशन होगी, ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो दिस स्टेप इज रिंग एक्सपेंशन। तो होगा कि ये जो 4 मेंबर रिंग थी वो अब बन जाएगी 5 मेंबर रिंग। अगर नंबरिंग की बात करें, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव ने अटैक कर दिया, तो अगर मैं नंबरिंग करूं, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो फर्स्ट का बॉन्ड बन जाएगा, ये 6 मेंबर रिंग तो एज इट इज रही, OH एज इट इज रहा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, और ये है सिक्स्थ। फर्स्ट का नाइन्थ के साथ बॉन्ड बन गया, नाइन्थ और एट्थ कनेक्टेड है, एट्थ का सेवेंथ के साथ है, सिक्स्थ का सेवेंथ के साथ है, और सिक्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके यहाँ जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये क्या हो रही है, ये रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, राइट, ये रिंग कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके यहाँ शिफ्ट होगा। दिस इज रिंग कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे सेकंड और सिक्स्थ का बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, राइट। तो अब हमारे पास, अगर मैं फाइनल नेक्स्ट केस की बात, नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, तो सेकंड और सिक्स्थ के बीच में बॉन्ड बना देना, सेकंड और सिक्स्थ के बीच में। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एज इट इज है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सिक्स्थ जो है वो कनेक्टेड है, सिक्स्थ जो है वो इस तरह से एक और 5 मेंबर रिंग से कनेक्टेड है, राइट। सिक्स के साथ यहाँ पे इस तरह से 5 मेंबर रिंग लगी हुई है। ये है सेवेंथ, ये है एट्थ, ये है नाइन्थ, और ये है फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे जो है वो लगा हुआ डबल बॉन्ड OH प्लस। नेक्स्ट केस में क्या होगा, H प्लस हमने जो ऐड किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H प्लस, और जो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इस तरह से एक 5 मेंबर रिंग है, और इसके साथ हमारे पास एक 5 मेंबर, अगर इसी तरह से देखोगे तो देखो यहाँ से इसको हम ऐसे बनाते हैं एक बार, तो 5 मेंबर रिंग ऐसे कैसे पड़ी है, जैसे सेकंड सिक्स फिफ्थ फोर्थ थर्ड, सिक्स्थ के साथ हमारे पास एक और 5 मेंबर रिंग लगी हुई है इस तरह से। दिस इज सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो देखो यहाँ पे ये दो 5 मेंबर रिंग्स है, ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, और ये दोनों एक कार्बन से कनेक्टेड है, और उसके नेक्स्ट कॉमन कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि दोनों एक कार्बन से कनेक्टेड है और कॉमन कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल है। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, इसको सी को मत मार्क कर देना, क्योंकि कॉमन कार्बन से नेक्स्ट पे कार्बोनिल दिखा रहे हैं, तो ये गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो हमारे इसको कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले केस में कार्बोनिल ने अटैक किया, और हमारे पास नेक्स्ट केस में क्या है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के बाद होगा हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद हमारे पास फाइनली दो 5 मेंबर्ड रिंग्स बनेंगी और ये स्पाइरो कंपाउंड मिलेगा। So this was the concept. Now let's move on to the next one. और एक बात और, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कार्बोकेटाइंस के केस में होते हैं। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हमारे पास इस तरह से पॉसिबिलिटी होती है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। So that was all about this question. Now let's check out the next one. The next question states the correct order of pKa values of for the following species is। तो हमारे पास कौन कौन से स्पीशीज गिवन है, एक तो गिवन है pH NH3+, दूसरी है आइसोप्रोपाइल IPR ट्वाइस NH2+, और तीसरी हमें गिवन है PH2 NH2+। तीन ऑप्शन में तीन स्पीशीज ही हमें गिवन है। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ pKa। ऑर्डर ऑफ pKa, तो pKa जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम होगी, एसिडिटी उतनी कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो pKa और एसिडिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स दिए हुए हैं, हमें कॉन्जुगेट एसिड्स दिए हुए हैं, हमें कॉन्जुगेट एसिड्स की pKa बतानी है। अब वहां जाने से पहले हमें क्या, सबसे पहले क्या पता करना है, हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा जो अमीन बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। हमें सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है, और हमारे पास तीन अमीन बेसिस है, PHNH2, IPR ट्वाइस NH2 और PH2NH। हमारे पास तीन जो है वो नाइट्रोजिनस अमीन बेसिस हैं। हम सबसे पहले इसकी बेसिसिटी देखेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट एसिड्स की स्ट्रेंथ देखेंगे, और उसके बाद हम pKa पे जाएंगे। तो ये हमारी अप्रोच है।
सबसे पहले अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास जो है तीनों केसेस में लोन पेयर्स हैं। तो अब नाइट्रोजन जो है वो किसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे, जिसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा। इस तरह से मैं सोचना है क्वेश्चन में, जिसके लोन पे ज्यादा अवेलेबल वो ज्यादा बेसिक। किसके लोन पे ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो देखो इस केस में हमारे पास आइसोप्रोपाइल, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे NH आएगा क्योंकि हम बेसिस की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है कनेक्टेड टू हाइड्रोजन और दो इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस नाइट्रोजन पे, तो इसका मतलब है ये जो लोन पेयर्स है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और ये इसकी बेसिक करेक्टर बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरे केस की बात करें PHNH2 की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो इस तरह से बेंजीन रिंग पे कॉन्जुगेटेड है, राइट। तो यहाँ पे होगी इस तरह से कॉन्जुगेशन। अगर ये देखो यहाँ पे ये फिनाइल है, यहाँ पे NH2 है, ये जो लोन पेयर्स होंगे वो इस तरह से बेंजीन रिंग पे जो है वो रेजोनेंस शो करेंगे। डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है वो कम अवेलेबल है, तो इस वजह से ये होगा लेस बेसिक, लेस बेसिक। वहीं अगर हम तीसरा केस देखेंगे विच इज PH2NH, इसका मतलब है नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और इस तरफ जो है वो दो फिनाइल रिंग्स हैं। तो देखो दो फिनाइल रिंग्स पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है, दैट मीन्स ये तो होगा लीस्ट बेसिक। दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट बेसिक वन। तो हमें बेसिक बेसिसिटी का ऑर्डर पता चल गया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, सब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लिखेंगे, उसका रिवर्स ऑर्डर जो होगा उसके कॉन्जुगेट एसिड्स का होगा। तो देखो हमारे पास सबसे पहले केस में अगर मैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी लिखूं, सबसे ज्यादा बेसिक हमारे पास है आइसोप्रोपाइल वाला IPR ट्वाइस NH, क्योंकि इसमें प्लस का इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से नेक्स्ट बेसिक है PHNH2, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो एक फिनाइल रिंग पे है। नेक्स्ट है PH2NH, ये सबसे कम बेसिक है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं दो रिंग्स पे। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड्स की, कॉन्जुगेट एसिड्स की। तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उससे रिवर्स ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट एसिड्स का। द रीजन बीइंग इज जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होता है। यही होता है हमारे पास। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड्स की स्ट्रेंथ है वो रिवर्स हो जाएगी इस तरह से। बट यहाँ पे हमें एसिड बना के भी बताने हैं। इस तरह से हमारे पास NH3 प्लस और यहाँ पे हमारे पास होगा PH2NH2 प्लस। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स का ऑर्डर है। अगर मैं pKa की बात करूं तो मैंने क्या बोला था कि जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतनी ही कम pKa होगी। तो pKa का ऑर्डर क्या होगा, जिसकी जितनी ज्यादा एसिडिटी उसका उतना ही कम pKa। तो pKa का ऑर्डर भी हो जाएगा रिवर्स इस तरह से। बस ऑर्डर रिवर्स कर देना। ये हमारे पास होगा फाइनल ऑर्डर किसका, pKa का। बट हमें क्या बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना। सबसे कम pKa होगा PH2NH3 प्लस का, PH2NH2 प्लस का सबसे कम pKa। उसके बाद होगा हमारे पास PHNH3 प्लस का और सबसे ज्यादा pKa हमारे पास होगा ये आइसोप्रोपाइल वाले का, राइट। तो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, तो एक बार दोबारा से देख लो कॉन्सेप्ट को। हमें pKa का ऑर्डर बताना था, बट हमारे पास ये जो अमीन्स होते हैं बेसिस होते हैं, तो हम सबसे पहले अमीन्स के केस में, अमीन्स क्योंकि बेसिस होते हैं तो हम इन केसेस में सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर बताएंगे। जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उससे रिवर्स ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ का। ये जो ऑर्डर होगा ये रिवर्स कर देना तो कॉन्जुगेट एसिड्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी, और इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना तो pKa का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हर जगह अप्लाई करना है जहां पे भी अमीन्स के बेसिस दिखे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बी करेक्ट आंसर था। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। Next question states the electrochemical cell potential E after the reactants and products reach equilibrium is E नॉट हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल क्या होगा, मींस ई सेल की क्या वैल्यू होगी जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। यही होता है इक्विलिब्रियम पे।
तो जैसे इक्विलिब्रियम आता है हमारे पास जो डेल्टा जी होता है वो जीरो हो जाता है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड बट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो जीरो हो जाता है हमारे पास किस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में। एट इक्विलिब्रियम दिस बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। और हमारे पास अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी, तो वो हमारे पास होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। जैसे डेल्टा जी जो होगा वो जीरो होगा, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, वो जीरो नहीं हो सकते क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो होगा। तो एन जीरो नहीं हो सकता। फैराडे जो है वो कांस्टेंट होता है विच इज 96500 कूलम पर मोल, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ई सेल को ही जीरो होना पड़ेगा। तो ईएमएफ जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के केस में। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। द रीजन बीइंग इज इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी, तो जब हमारे पास वोल्ट मीटर होगा वो कोई रीडिंग नहीं शो करेगा, वो जीरो रीडिंग शो करेगा। राइट तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था, बस इतना पता होना चाहिए कि डेल्टा जी क्या होते हैं इक्विलिब्रियम पे। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द लास्ट वन। Now the last question states, consider aqueous solutions of two compounds A and B of identical concentrations. The surface tension of solution A is smaller than that of pure water, while that of B is greater than that of pure water under identical conditions. From this one can refers कि किसकी surface concentration जो होगी वो ज्यादा होगी bulk में, किसकी ज्यादा होगी surface पे। Right, तो अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो हमें क्या गिवन है, दो aqueous solutions गिवन है। aqueous solution of two compounds A and B, सेम कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है, मींस जितनी कॉन्सेंट्रेशन A की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन B की है। बट द पॉइंट इज कि जो सरफेस टेंशन A की है वो हमारे पास कम है सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर। सरफेस टेंशन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन बता रही हूँ। और नेक्स्ट कंडीशन है कि सरफेस टेंशन B की जो है वो प्योर वाटर से ज्यादा है। ये दो कंडीशन हमें गिवन है। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, देखो हमारे पास लेट्स से कोई भी लिक्विड है, तो हमारे पास जो सरफेस पे लिक्विड होता है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस नेट इनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से क्या होता है, जो सरफेस होता है वो ओवरऑल डाउनवर्ड जो होता है पुल जो है वो फील करता है। और जो मॉलिक्यूल इनसाइड है उसको तो हर तरफ से पुल इक्वली मिल रहा है, लेकिन सरफेस वाले जो है वो डाउनवर्ड पुल फील कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। राइट तो ये हमारे पास होता है सरफेस टेंशन की वजह से। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ए की सरफेस टेंशन कम है। तो सरफेस टेंशन कम है इसका मतलब है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। राइट ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी सरफेस पे एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की सरफेस टेंशन तो ज्यादा है। तो जिसकी सरफेस टेंशन कम होती है उसी की सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट है, जिसकी सरफेस टेंशन कम उसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। द रीजन बीइंग इज जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है ना, जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है वो सरफेस पे नहीं रहना चाहता। इतना ध्यान रखना, क्योंकि वो टेंशन फील कर रहा है। जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा वो सरफेस पे नहीं रहना चाहेगा, इसका मतलब है वो बल्क में जाना चाहेगा। अब अगर हमारे पास दो केसेस है ए और बी, तो इन दोनों में हमारे पास जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी जो कि है बी, जिसकी ज्यादा होगी वो सरफेस पे नहीं रहना चाहेगा तो वो बल्क में जाएगा। जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी उसको सरफेस पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना ध्यान रखना, सरफेस टेंशन और सरफेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शंस को देखोगे, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्मॉलर देन इट्स बल्क कॉन्सेंट्रेशन, और ए सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्मॉलर देन दैट ऑफ बल्क कॉन्सेंट्रेशन, ये गलत है। नेक्स्ट इज क्योंकि ए की सरफेस टेंशन तो कम है ना, ए की सरफेस टेंशन कम है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। बी है सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज लार्जर, नो, बी का तो सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन को देखोगे तो ये कहते हैं सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ए की ज्यादा है देन दैट ऑफ बी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ए की सरफेस टेंशन कम है, ए की सरफेस टेंशन कम है तो उसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी एज दैट ऑफ बी। सो सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी क्या कहते हैं, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ए की जो है वो कम है, नो, इसकी सरफेस टेंशन कम है तो इसकी सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कि जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन उतनी ही कम सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स इट। सो आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए CSIR नेट के। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।